सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 17 सितंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा सिटी फिर लहूलुहान, इसराइल का सबसे खौफनाक हमला, सैकड़ों लोग बेघर, इंसानी हुकूक की तंजीमें चीख उठी, 65,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, आलमी रहनुमा अब भी खामोश। कनाडा ने इसराइल के नए ग्राउंड ऑफेंसिव को कहा खौफनाक और गैर कानूनी। इसराइल के अंदर भी बगावत, आर्मी चीफ ने मिनिस्टर्स पर चिल्लाकर कहा होस्टेज डील फाइनल करो। ईरान का ऐलान, अगली जंग में मिसाइलों के अलावा और हथियार भी होंगे इस्तेमाल। इसराइल ने सीरिया को पेश किया नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट, दमिश्क की खामोशी पर सवाल। और यमन पर हमले के बाद हुथीस ने किया डबल वार, हाइपरसोनिक मिसाइल से याफा और रमोन एयरपोर्ट को ड्रोन से दहलाने का दावा। करते हैं शुरुआत इस शो की। गजा फिर से जल उठा है। इसराइल का सबसे खौफनाक हमला झेल रहा है गजा। हजारों लोग एक रात में बेघर हुए हैं। अलमायदीन के मुताबिक मंगल की सुबह से अब तक कम से कम 106 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। इसराइली फौज ने गजा सिटी पर कहर तोड़ दिया है, जिसके बाद धुआं, धमाके और मौत हर तरफ बिखरी पड़ी है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट ये कहती है कि इसराइल ने गजा सिटी पर 2 साल की जंग का सबसे सख्त हमला किया है। हजारों लोग अपना सामान गाड़ियों, गधा गाड़ियों और यहाँ तक कि पैदल उठाकर भागते नजर आए। यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने इस ऑफेंसिव को हॉरेंडस यानी कि खौफनाक बताया है। तबाही का आलम यह है कि कम से कम 17 रिहायशी इमारतें जमींदोज कर दी गई हैं गजा सिटी में। मशहूर एबाकी मस्जिद को भी इसराइली वॉरप्लेन्स ने मलबे में बदल कर शहीद कर दिया। शहर के सभी इलाकों में बमों और बारूद से भरे रोबोट्स भेजकर तबाही मचाई जा रही है। हालात ये हैं कि जो लोग शुरू में डटे हुए थे गजा सिटी में, अब वो भी मजबूर होकर रफ्ता रफ्ता घर छोड़ रहे हैं। लेकिन ये यकीन किसी को नहीं है कि आगे कोई सेफ जोन मिलेगी भी या नहीं। क्या वो यहाँ से हिजरत करने के बाद जिंदा बच पाएंगे? किसी को इस बात का एतबार नहीं। गजा में इसराइली जुल्म और सितम पर इंसानी हुकूक की बड़ी तंजीमें फिर से आवाज़ बुलंद कर रही हैं। MSF, इस्लामिक रिलीफ और सेव द चिल्ड्रन समेत 22 नामवर इदारों ने आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया है कि वो फ़ौरन दखल अंदाजी करें और इसराइल के जारी कत्लेआम को रोकें। ताज़ा शुमारात के मुताबिक अब तक 65,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 20,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। इदारों ने अपने बयान में कहा कि गजा के शहरी इलाकों को जानबूझकर रहने के लायक नहीं छोड़ा जा रहा। आधी से ज़्यादा आबादी भुखमरी का शिकार है। कहत का ऑफिशियल तौर पर ऐलान हो चुका है और ये तेज़ी से फैल भी रहा है। बयान में कहा गया कि हमने अपनी आंखों से गजा में इंसानों की मौत और दर्दनाक हालात देखे हैं। हमारी वार्निंग्स नज़रअंदाज कर दी गई और अब भी हज़ारों जानें खतरे में हैं। इदारों ने यह भी कहा कि 2 साल से जारी इस नाकेबंदी और फौजी हमलों के बावजूद आलमी रहनुमा अब तक खामोश है। मंगल को इसराइल ने गजा सिटी में ज़मीनी हमला शुरू करने का ऐलान किया था, उसी दिन जब यूनाइटेड नेशंस की तफ्तीशी कमेटी ने यह हुक्म सुनाया कि इसराइल गजा में जेनोसाइड यानी नस्लकुशी कर रहा है। शहर के तेल अल हवा इलाके में काले धुएं के गुबार छा गए। फिजाओं में जेट, हेलीकॉप्टर और क्वाडकॉप्टर की गोलियों की आवाज़ें हर पल गूंजती रहीं। धमाके उन गाड़ियों के अंदर भी हुए जिन्हें बारूद से भरकर फोड़ दिया गया था। पिछले कई हफ्तों से जैतून और शेख रदवान मोहल्लों पर जारी शदीद हवाई बमबारी के बाद अब इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी पर हमला तेज़ कर दिया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ये उसकी 22 महीने से जारी जंग का एक नया फेज़ है, एक नया मरहला है। लेकिन ये सबसे ख़तरनाक फेज़ है दोस्तों, और सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन भी, क्योंकि ये गजा सिटी को कंट्रोल करने के लिए, कब्ज़े में लेने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों, कनाडा ने गजा सिटी में इसराइल के नए ज़मीनी हमले को खौफनाक करार दिया है। कनाडा की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमला ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यानी इंसानी बहरान के और ज़्यादा संगीन बना रहा है और होस्टेजेस की रिहाई को भी खतरे में डाल रहा है। इस बयान में कहा गया है कि इसराइल की हुकूमत को चाहिए कि वो इंटरनेशनल कानूनों की पाबंदी करे, उनकी इज्जत करे। इसराइली हुकूमत के अंदर गजा जंग को लेकर तनाज़ा और ज़्यादा गहराता जा रहा है। यूँ कहिए कि ओपिनियंस को लेकर बगावत जैसे हालात हैं। वजह यह है कि फ़ौज यानी IDF को ये लग रहा है कि गजा सिटी होस्टेजेस और फौजियों की जान के एतबार से कब्रिस्तान बन सकती है। इसमें इसराइल को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौज के चीफ
ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़ामिर ने इसराइली कैबिनेट मीटिंग में इसराइली मिनिस्टर्स पर बाकायदा चिल्लाते हुए कहा कि सीज फायर डील कर लो, इसे फाइनल करो, क्योंकि तुम नहीं समझ रहे आईडीएफ वहाँ क्या झेल रही है। और ज़ामिर ने मोसाद चीफ से कहा कि वो जाकर होस्टेज सीज फायर समझौते पर मोहर लगवाए नेतन्याहू से। लेकिन कट्टरपंथी मिनिस्टर्स ने ज़ामिर को जवाब देते हुए ताना मारा कि उनका पहले का मशवरा भी गलत साबित हुआ था। इसराइली चैनल 13 की रिपोर्ट कहती है कि इस बहस के दौरान माहौल काफ़ी गर्म हो गया कैबिनेट मीटिंग में। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आईडीएफ चीफ और मिनिस्टर्स के बीच गजा जंग को लेकर लगातार टकराव की खबरें सामने आती रही हैं। खबर ईरान से। ईरान ने अगले हमले के जवाब में मिसाइलों के सिवा और भी हथियार इस्तेमाल करने की तरफ इशारा दिया है। आखिर वो हथियार क्या होंगे, किस इंटेंसिटी के होंगे, कितनी तबाही मचाएंगे, अब इसको लेकर चर्चा तेज है। ये बयान यूं ही नहीं आते, बेहद सीरियस होते हैं। ईरान की फौजी रिसर्च यानी आर्मी रिसर्च और स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के हेड जनरल अहमद रज़ा पौरदास्तान ने कहा कि अगर मुस्तकबिल में किसी जंग की नौबत आई तो ईरान सिर्फ मिसाइलों तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, वो मिसाइलों के सिवा दूसरे हथियारों और तरीकों से भी दुश्मन का सामना करेगा। क्या रिसर्च करके कुछ अलग बना लिया है ईरान ने, पता नहीं। हालिया इंटरव्यू में जनरल पौरदास्तान ने याद दिलाया कि 12 दिन की जंग के दौर में मेनली मिसाइलों से ही हमला हुआ था ईरान की तरफ से, मगर आने वाली लड़ाई में ज़रूरत पड़ी तो दुश्मन को दूसरे तरीक़ों से भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। उन्होंने सख्त लहजे में ये कहा और आगाह किया कि अगर दुश्मन किसी तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसे एक दरकिनार करने वाली और पछताने वाली जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जनरल पौरदास्तान ने फरमाया कि ईरानी फ़ौजें हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ के एतबार से पूरी तरह तैयार हैं और उन्होंने ईरानी कौम को भरोसा भी दिलाया कि सिक्योरिटी और डिफेंस के हर मुमकिन इंतज़ाम ईरान के पास मौजूद हैं। बात सीरिया की। इसराइल ने सीरिया को एक नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट पेश किया है, मगर सीरिया की चुप्पी बरकरार है। खबर के मुताबिक इसराइल ने सीरिया को एक नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट दिया है, लेकिन सीरिया की तरफ से अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया। अमेरिका की पॉलिटिकल वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशकश कुछ हफ्ते पहले की गई थी। दो ज़राए ने बताया कि इसराइल की पेशकश में दमिश्क से लेकर इसराइल के कब्ज़ा इलाकों की सरहद तक नक्शा शामिल है। ये मॉडल साल 1979 के मिस्र इसराइल अमन समझौते की तर्ज पर बनाया गया है। इस प्लान के मुताबिक, सुनिएगा जो शर्तें हैं, इस प्लान के मुताबिक दमिश्क के साउथ वेस्ट इलाके को 3 जोन्स में बांटा जाएगा। सीरिया की सरहद पर मौजूदा बफर जोन जो मौजूद है, बफर जोन, उसको 2 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाएगा। बताइए, मतलब और ज़मीन कब्जा ली जाएगी कि बस उसके उस तरफ लोग रहेंगे। पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाएगा, जहां सीरियाई एयरक्राफ्ट तक नहीं उड़ सकेंगे। इसके बदले इसराइल ने वादा किया कि वो रफ्ता रफ्ता सीरिया में अपनी तमाम पोजीशंस से पीछे हटेगा, सिवाय जबल अल शेख यानी कि माउंट हर्मन के, जहां इसराइल ने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में अपनी मौजूदगी कायम रखेगा, यानी एक और इलाका कब्जा लिया। अब नजरें सीरिया के जवाब पर हैं। क्या दमिश्क इस एग्रीमेंट पर राजी होगा या इसे इसराइल की एक और दबाव की कोशिश मानकर ठुकरा देगा? अहमद अल-शरा, व्हाट विल यू डू? यमन की हूतीस की तरफ से इसराइल पर डबल अटैक करने का दावा किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल से याफा में हमला, रमोन एयरपोर्ट पर भी टारगेट करने का दावा है। यमन की आर्म फोर्सेस यानी कि हूथीस की फौज ने ऐलान किया है कि उन्होंने मंगल की रात इसराइल पर 2 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिए। पहला हमला कब्जा शुदा याफा में और दूसरा हमला इलाद के रमोन एयरपोर्ट पर किया गया। ये फौजी तर्जुमान याहिया सारी ने अपने बयान में बताया। इस बयान के मुताबिक यमन की रॉकेटरी फोर्स ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पैलेस्टाइन 2 से याफा के एक सेंसिटिव टारगेट पर बिल्कुल एक्यूरेट हमला किया, नपातोला। इस वार के बाद बड़ी तादाद में इसराइली सेटलर्स बंकर्स में भाग गए, याहिया सारी ने अपने बयान में बताया। और उन्होंने ये भी दावा किया कि उसी दरमियान ड्रोन कॉप्स ने रमोन एयरपोर्ट पर कामयाब हमला किया। तो ये
हुथीस के दावे हैं। इसराइल का कहना है कि हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया। एक और हेडलाइन दिखा दूं आपको, अल मसीरा की है। इसमें लिखा हुआ है कि इसराइल ने यमन के ऊपर हमला किया, इसमें हुदैदा बंदरगाह को टारगेट किया, 12 एयर स्ट्राइक्स वहाँ पर की। और ये खबर हमने आपको सबसे पहले कल दुनिया भर की खबरें जो अपना शो है रात का वो उसमें दिखा दी थी। अभी भी मैंने इस खबर को पढ़ा है तो अभी तक मुझे ये नहीं पता चला है, किसी ने अपडेट नहीं की। आज तो कमाल की बात हो गई, ज़्यादातर खबरें अपडेट ही नहीं की गई। दुनिया भर का मीडिया पता नहीं आज क्या है, और ऐसा नहीं है कि बहुत बिग हैपनिंग्स भी नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई अपडेट नहीं है कि क्या नुकसान हुआ है, कौन मारा गया। और यकीन मानिए, जैसे इसराइल में चीज़ें छुप जाती हैं, यमन की भी पूरी चीज़ें बाहर नहीं आती उनके मीडिया से, कि कितने लोग, जब तक उनके जो है आम लोग या तो मारे ना जाएं, या फिर ऐसे लीडर्स जिनका जनाजा छुपाया नहीं जा सकता, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर। तो कितने लोग मारे गए, क्या नुकसान हुआ, कितने साल या कितने महीने पीछे चले गए, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस का इजलास भी है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आजा बेटा बात करेंगे। तो नेतन्याहू जो हैं वो जा रहा है ट्रंप से मिलने, और सितंबर 29 को ये मुलाकात हो सकती है। आई थिंक 26 में यूएन की मीटिंग होगी, और इसने जो है अभी हमास को भी जो है फिर से एक होस्टेजेस की रिहाई को लेकर डायर वार्निंग मतलब जो है जारी की है कि हथियार डाल दो, सरेंडर कर दो, होस्टेजेस को हवाले कर दो, वरना मारे तो तुम जाओगे ही। तो फिलहाल एक बार फिर जो है व्हाइट हाउस में हो सकता है ट्रंप नेतन्याहू की कुर्सी खींचते हुए नजर आए। वो वाली नहीं कि इन्हें इनके ओहदे से हटा दिया, इनके लिए क्या, बैठिए बैठिए। वो तो दुनिया भर में वो फेमस हो गया था फोटो, और लोगों ने पूछा था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है। खैर, कुछ अमेरिकन कल सड़कों पर उतरे, इन सब ने कैपिटल हिल में जो है वहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये वो फैमिलीज थीं जो अमेरिकन सिटीज़न हैं और जिनके अमेरिकन सिटीज़न बच्चे फ़लस्तीन में मारे गए, वेस्ट बैंक में, गज़ा में आईडीएफ की गोलियों का शिकार हुए। और इन सब ने ये कहा कि जो यूएस सिटीज़न इसराइल ने मारे हैं और इसराइल में मारे गए हैं या फ़लस्तीन में मारे गए हैं, वो सब, उन सब की जांच, इन्वेस्टिगेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ठुकरा दी। उनके मामले में मतलब आप अब इंसाफ का पैमाना सोचिए ज़रा। किसी फ़लस्तीनी नेशनलिटी के फ़लस्तीनी के लिए क्या जांच होगी, जब अमेरिकन सिटीज़न जो इसराइल के हाथों मारे जा रहे हैं उनकी जांच नहीं हो रही। ये मोहब्बत है। मतलब मोहब्बत अगर किसी में हो, अगर हो, देखो हर हालात में साथ निभाने वाला, हर गुनाह को ढक लेने वाला, समझे, हर बुरे काम में कहना नहीं तू ही मेरा यार, अगर ऐसी मोहब्बत किसी में है तो अमेरिका इसराइल में ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए लोगों में। ये इनसे बड़ी मिसाल मोहब्बत की कोई नहीं हो सकती। अपने सिटीजन्स पर भी इनकार कर दिया कि जांच के बारे में बात नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहिए, खुश रहिए।